तो उसमें फीवर्स के अंदर उसके फीवर में एक लाइन लिखी हुई है एंटिसिपेटिंग फीवर्स करके फीवर इंटरमिटेंट फीवर पैरोक्सिज्म एंटिसिपेटिंग फीवर्स और उसका वो दे रखा है जो टाइम बता रखा है तो मैं पूछती एंटिसिपेटिंग फीवर्स एंटीसिपेटिंग फीवर उसका एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। बुखार आने से बहुत पहले उसको एक अंदर से आभास आने लगता है, फील होने लगता है कि नाउ फीवर विल कम। फीवर आने से बहुत पहले उसको हम कहते हैं, उसमें एक सिम्टम होता है। जैसे अब बुखार अभी नहीं आया, एपिसोड अभी नहीं आया, पैरोक्सिज्म अभी नहीं आया, पैरोक्सिज्म आने के कई घंटे पहले, इवन दिन पहले उसको फील होने लगा कि अब हमको लगता है बुखार आ जाएगा, कल तक बुखार आ जाएगा। ऐसे बहुत पेशेंट बोलता है कि अब हमको देखो रात तक बुखार आ जाएगा, अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन ये विल से कि अब देखो रात तक बुखार आ जाएगा। तो दैट फीलिंग जो इंटरनली फील होता है ना, दैट इज कॉल्ड एंटिसिपेटिंग फीवर। एक चीज़ बताते हैं आप लोग ना, यहाँ पे अगर ये जब हमने मीनिंग पूछा तो यू ऑल हैव गॉन टू सर्च रैग्ड, no one has thought about what is philosopher, because you all know that I know what is philosopher. philosopher किसको बोलते हैं? सबको इतना पता है कि इसके बारे में खोजना भी ज़रूरत नहीं समझता। They all know that I know. philosopher किसको बोलते हैं? philosophy वर्ड से आया है philosopher, who deals with philosophy. अगर लिटरेरी वर्ड मीनिंग देखा जाए तो फिलोसफी का मतलब होता है, फिलॉन मीन्स लव, सोफी मीन्स नॉलेज। वो जो नॉलेज के पीछे दीवाना हो जाए। सिर्फ नॉलेज जानने वाले को फिलोसफर नहीं कहते, उसको तो स्टूडेंट कहते हैं, वो भी तो पढ़ने जाता है, नॉलेज करने जाता है ना, तो क्या फिलोसफर हो गया वो? अगर लव एंड फिलोसफी, नॉलेज जानने की बात हुई तो स्टूडेंट भी तो वही जाता है, तो क्या स्टूडेंट फिलोसफर हो गया? हर पढ़ने वाला फिर फिलोसफर हो गया? नॉलेज के पीछे, जानकारी के पीछे जो दीवाना हो जाए। फिलोसफी इज वन ऑफ द अर्लीस्ट, मोस्ट अर्लीस्ट step of knowledge. Even your knowledge comes afterward, after the philosophy. What you know nowadays in the name of science comes very much later, after the word philosophy. So philosophy is concerned when people are with their own senses observing the nature, and from nature they are deducing information. Those informations are called knowledge, and the individual dealing with this is called philosopher. Philosophy is having in its content metaphysics. Do you know what is metaphysics? कहते हैं कि पर्दे पे जो होता है वो तो सबको दिखता है, पर्दे के पीछे क्या है, that you have to assess. खैर, इन शॉर्ट आप लोगों का शक्ल बता रहा है कि डाइजेशन से बाहर जा रहा है। फिलोसोफर एक्चुअली आज के दौर में देखोगे कि कहते हैं कि किसी भी चीज़ों के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में इन डिटेल, एक हद से इंतहा, एक एटिमोलॉजी से लेके उसके मेटाफिजिक्स से लेके एवरीथिंग इज एबल टू गोइंग टू डिस्कस. So those who are so much involved in getting detailed discussion about, describing about, professing about anything is called philosopher. Someone who is describing such an extremes of knowledge, they are usually show themselves in a very aristocrat way.
अब एक सेमिनार हो रहा हो, उस सेमिनार में एक स्पीकर आया हो, व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस कोड यू आर एक्सपेक्टिंग? और उसमें अगर कोई बरमूदा पहन के आ जाए, है चलो क्या टॉपिक चाहिए, और शुरू हो गया तो शुरू हो गया। उसमें कोई अभी जैसे हमारे एज ग्रुप जैसा यहाँ कटा हुआ जीन्स पहन के और आधा टी शर्ट उठा हुआ, आधा टी शर्ट झुला हुआ, और शुरू हो जाए, व्हाट यू विल से अबाउट हिज अपीयरेंस? व्हाट यू विल से अबाउट हिज अपीयरेंस? बात तो फिलोसफी वाली कर रहा है, ज्ञान तो वैसे ही बांट रहा है, तो कैसे बांट रहा है? यही अभी क्लासरूम का डिस्कशन, ऐसे ही पढ़ाना, और हम तुगलपुर मार्केट में जहाँ पे सब्जी खरीदने गए हो आप सभी इकट्ठा, और वहीं पे हम शुरू हो जाए, चलो जी दिस व्हाट यू विल से? सो दिस rugged word contains its appearance, its attitude, and it's all related content and accessory phenomena of the act and the natural ethics of professing. When you are going without care of the basic ethics of your professing, तो वही नहीं लगा कि बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है, देखो कैसे कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, किसी भी टॉपिक पे कर रहा है, जिसमें महारत है उसमें भी कर रहा है, जिसमें नहीं है उसमें भी कर रहा है। Everything is a part of its manifestation that sum together, all together, it is described as racket philosophy. पेशेंट ने एक बोला है कि एरियाज बता दे, फिर वहाँ पर होता है जो जो उसने नहीं बताया, फिर उन्होंने आगे लिखा है, बट इन डूइंग दिस he only makes use of general expressions, अपना general expressions है, in order that his informants may be obliged to enter into special details concerning फिर footnote में physical general, तो एक तो इसमें दो क्वेश्चन आ गए मेरे कि जनरल एक्सप्रेशन और जनरल क्वेश्चन। चलो बाद वाले सवाल का पहले जवाब दो। जनरल एक्सप्रेशन का मतलब केस टेकिंग में कई एस्पेक्ट पे डिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ आता है। सबसे पहला जो सबसे बेसिक जो है वो आपको पहले हम बता रहे हैं, बाद में तो बहुत सारा उसके ऊपर और वेरिएशन है। और बेसिक ये है कि सपोज कर लो आप पेशेंट से कुछ पूछ रहे हो, पेशेंट कुछ आपको अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन बता रहा है, और जैसे आप दोस्तों के साथ बैठते हो, एक बात बोला और आप हंसने लगे, एक बात बोले और आपको आंसू आ गया, पेशेंट ने कुछ बोला और आपको एक तंजिया एक्सप्रेशन आपके चेहरे पे आ गया। अगर ऐसा बर्ताव आप पेशेंट के साथ केस टेकिंग में करेंगे तो पेशेंट विल नॉट डिस्क्राइब यू कंप्लीटली, पेशेंट विल नॉट एक्सपोज हिमसेल्फ टू यू। आप जब उसकी बातें सुन रहे हो, आपको जब वो अपना बहुत पर्सनल डिटेल बता रहा हो, इवन जब डॉक्टर पेशेंट के साथ बैठा होता है तो पेशेंट उसके साथ बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करता है जो हस्बैंड वाइफ से नहीं करता, वाइफ हस्बैंड से नहीं करता। And during all those discussion, if your expression will criticize the feelings of the patient, then patient will automatically restrict himself from getting details to you. So it is always advised that while listening to the patient, you have to make your expression a perceptible and active perceptible without showing any sort of discomfort to the patient. मतलब वहाँ पे आपके चेहरे पे एक ऑकवर्ड मुस्कुराहट नहीं आनी चाहिए, एक ऑकवर्ड फीलिंग नहीं आनी चाहिए,
जब पेशेंट कह रहा हो तो उस टाइम आपके एक्सप्रेशन से ऐसा फील हो कि वो एक बहुत फेथफुल, उसको लगे कि बहुत कोई भरोसे वाला फेथफुली हमको सुन रहा है. And that is called, you have to maintain your expression in a very uniform and acceptable. आप एक सब्जेक्ट होता है आर्ट ऑफ लिसनिंग, पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा. आर्ट ऑफ लिसनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ केस टेकिंग. केस टेकिंग में दो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, एक आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग और दूसरा होता है आर्ट ऑफ लिसनिंग. And I will suggest nowadays lots of books are there on both the topic, and that you should study. So art of listening के कब पेशेंट को कहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन भी एक्सप्रेस करना है, पेशेंट का कॉन्फिडेंस भी रिटेन करना है, और पेशेंट फ्री फ्लो बोलता चला जाए भरोसे के साथ, आपको वैसा एक्सप्रेशन भी मेंटेन करना है. This is one of the very basic aspect of general expression. So, दूसरा क्वेश्चन जो था तुम्हारा जनरल क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, केस टेकिंग कर रहे हो, डिजायर एवर्सन पूछ रहे हो आप, आपने पूछा आपको खट्टा मीठा तीता क्या अच्छा लगता है. आप समझ रहे हो कि इट इज वेरी गुड क्वेश्चन, इट इज वेरी बैड क्वेश्चन. The moment you have given the option, patient choice will be restricted among this only. बहुत सारा कुछ हो सकता है जो आपकी इस चॉइस के बाहर हो, तो पेशेंट को अच्छा लग रहा होगा, पेशेंट विल फॉरगेट. इफ यू आस्क खाने में आपको कौन ऐसी चीज बहुत अच्छी लगती है, अब इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है? कोई एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन दिया. This is called general. डिफरेंट सिस्टम के बारे में आप पूछ रहे हो. आपने जैसे हनीमैन ने कहा कि आप केस टेकिंग के बाद एक जनरल सर्वे लेना चाहिए पूरा डिटेल्स में. आप वहाँ पे अगर कोई पार्टिकुलर एक टॉपिक के बारे में पूछ दोगे, हेडेक कैसा है, स्टूल कैसा है, या स्टूल हो रहा है, नहीं पूछना चाहिए. आप एक जनरल सिस्टम के बारे में बोलो कि एनी कंप्लेंट रिलेटेड टू हेड, एनी कंप्लेंट रिलेटेड टू स्टमक. ये एक जनरल सर्वे होता है जो कि आफ्टर केस टेकिंग whatever patient has told you voluntarily, then you have to go from head to feet to in detail, ask in detail. So regarding food, regarding thirst, आप एकदम ओपन विद दो. प्यास कैसी है, ठंडा पानी अच्छा लगता है कि गर्म पानी अच्छा लगता है, कितना, ये सब डायरेक्ट नहीं पूछना चाहिए. प्यास कैसी है आप पेशेंट को बोलने दो. खाने में क्या पसंद है. अब डिजायर वर्सन में भी अक्सर हम पूछते हैं आप क्या खाना पसंद है, तो पेशेंट ना घूम जाता है कहाँ पे, रेगुलर मील की तरफ. क्या खाना पसंद है, अब आप उससे पूछो खाने के साथ कोई ऐसी चीज़ है जो आप हमेशा यूज़ करते हो साथ में. नहीं तो रोटी चावल खट्टा मीठा ये तो बोलेगा, अचार पापड़ चटनी ये पेशेंट नहीं बोलेगा. व्हेन यू विल आस्क क्या ऐसी चीज़ है जो खाने के में आप हमेशा साथ रखते हो, आपने कोई ऑप्शन नहीं दिया, ओपन टू इट. डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ बेवरेज. अब कोई चाय खूब पीता हो मेरे जैसा, अब डिजायर वर्सन आप पूछोगे खट्टा मीठा क्या पसंद हो, चाय तो बोलेगा नहीं, खाने की चीज़ तो है नहीं. तो इवन इफ यू आर आस्किंग डिजायर, you ask into 3 segments. One segment is regarding general meal. Second segment is regarding any sort of additional thing during meal. किसी को अचार चाहिए ही चाहिए खाने में, किसी को हरी मिर्च चाहिए ही चाहिए खाने में, किसी को थोड़ा सा खाना तीखा हो जाता नहीं खाता, किसी को प्याज चाहिए ही चाहिए खाने में. अब वो डिज़ायर फॉर प्याज ऐसे तो कोई बोलेगा नहीं, ऑनियन तो ऐसे बोलेगा नहीं कोई. तो एसोसिएटेड आपने ओपन फील्ड रख दिया. अब देखो कितना वेराइटीज़ निकल के आ जाता है.
एनी टाइप ऑफ बेवरेज, अब उसमें देखो वो कितना सारा कुछ निकल के आ जाता है। उसके बाद आता है कि सम पर्सन्स हैव सम हैबिट ऑफ सम एडिशनल फूड लाइक ड्राई फ्रूट्स, लाइक फ्रूट्स, ये कोई एक एक्चुअल या हेल्थ मटेरियल्स की वजह से या हेल्थ फैक्टर्स की वजह से एडिशनल उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा हुआ। खाने पीने का पूछोगे फल क्या पसंद है, वो जल्दी नहीं बोलता। अब जब फ्रूट्स मिल जाए फिर आप उसके अंदर जाओ, स्पेसिफाई पूछो कि आपको साइट्रस फ्रूट पसंद है या स्वीट फ्रूट पसंद है, या अक्सर जैसे हम पूछते हैं कि आपको बिल्कुल पका हुआ फल पसंद है या आधा पका हुआ फल पसंद है। वो बाद में जाना, शुरू में जाओगे पेशेंट का सारा एक्सप्रेशन जो वहीं पर रुक जाता है। तो जनरल क्वेश्चन का मतलब होता है बेटा यहाँ पे दैट विदाउट लिमिटेशन यू गिव ऑप्शन टू द पेशेंट। जितना ज़्यादा ब्रॉड एरिया पेशेंट को दोगे बोलने के लिए, सोचने के लिए, दैट इज कॉल्ड जनरल एक्सप्रेशन। जहाँ आपने चॉइस दे दिया वहाँ वो एक शॉर्ट ऑफ लीडिंग क्वेश्चन हो जाता है, वहाँ पेशेंट का थॉट लिमिटेड हो जाता है। फिर वो पेशेंट का जो कुछ यूनिक चीज़ होगा वो नहीं बोल पाएगा, फिर वो रूटीन फिनोमेना के अंदर ही बात करेगा। और जनरल क्वेश्चन के बाद भी हमको फिर स्पेसिफिक की तरफ जाना चाहिए। अब सपोज करो डिजायर फॉर स्वीट, सीना, सल्फर, अर्जेंटम, क्या फर्क है? एनीवन? तीनों में मीठा पसंद है, आपने जनरल क्वेश्चन किया, डिजायर फॉर स्वीट आ गया, व्हाट नेक्स्ट यू विल आस्क? सीना, सल्फर, अर्जेंटम, चलो लाइको, फॉस्फोरस, व्हाट नेक्स्ट यू विल आस्क? Argentum and Sina demands raw candy. चीनी, कुरकुर, चॉकलेट, कैंडी, चबा चबा के खाना। And there is intolerance in Argentum, but not in Sina. Sulfur demands sweet thing, mostly in the form of soft and liquid, शरबत, जूस, या जो मिल्क मलाई रबरी इस टाइप का जो प्रोडक्ट निकल के आता है ना, सॉफ्ट। लाइको डिमांड स्वीट बट स्लाइटली वार्म, गरम गुलाब जामुन, गरम जिलेबी, these type of desires in case of lycopodium. Phosphorus desires sweet, but especially chilled sweets, cold coffee, ice cream, different sort of shakes. So ठंडा दूध, रूह अफ़ज़ा मिला हुआ, हनी मिला हुआ, आइसक्रीम से साथ डला हुआ, फालूदा टाइप। अब देखो एक ही स्वीट के अंदर कितना वेरिएशन आ गया। दिस इज कॉल्ड गोइंग मोर स्पेसिफिक। ये देखना एफरिज्म में मैंने और दिया। तो पहले आपको जनरल वे में पूछना है ताकि पेशेंट अपना एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम को क्लियर कर सके। मोर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। उसके बाद मोर प्रिसाइज पे जाओ। मोर प्रिसाइज पे जाओगे तब आपको अनकॉमन पिक्यूलियरिटी मिलेगा, जिसके बेसिस पे आप दवाई डिफरेंशिएट करो। ठीक है, बोला है कि डिफरेंट मेडिसिन में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्वीट्स की क्रेविंग होती है। सर अगर कोई पेशेंट हमारे पास आया, उसको हर तरीके से, जैसे हम पूछ रहे हैं, उसे क्रेविंग हो रही है, लाइक उसे सॉफ्ट चीज़ें भी पसंद हैं, जैसे आपने लाइकोपोडियम में बोला गरम गुलाब जामुन, उसे वो भी पसंद है। सर आपने फॉस्फोरस में बोला था उसे रिफ्रेशिंग कोल्ड थिंग्स की क्रेविंग है, उसे वो भी पसंद है। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करें अगर जो हम चीज़ों से पूछ रहे हैं उसे वो सारी चीज़ें पसंद है? चलो, ऐसे तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए फैक्टर्स पेशेंट के एक्सप्रेशंस पे मिलता है।
बट एक क्लिनिकल टिप्स आपको बता रहे हैं कि व्हाट इज द डिजायर इज वन थिंग एंड व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ डिजायर। किसी को बहुत मीठा पसंद है और किसी को मीठा बहुत पसंद है, क्या फर्क है दोनों में? क्वांटिटी और स्वीटनेस। एक को क्वांटिटी चाहिए और एक को इंटेंसिटी चाहिए। मीठा बहुत पसंद है, खूब मीठा है, बहुत मीठा पसंद है, इंटेंसिटी देख रहे हो? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है मेडोरिनम और सल्फर का regarding desire. When the intensity of that liking is beyond expectation, this is one of the very important symptom of sulfur and medorinum that you can prescribe on the basis of the out of limit of the intensity of desire rather than the specific desire. तो ये इस दोनों रेमेडी का बहुत important peculiarity है. Think about a person who has no earning but who is expending too much. Just tell me anything. What is your opinion about a person who is having no earning but who is expending too much? What you will say? कहाँ से खर्च करेगा? लग नहीं रहा है? So if you have not developed the habit of good listening and you are speaking too much, so before you speak, you must learn to listen. Before you teach, you must learn. Before you treat, you must diagnose. And that's why I said art of listening is first thing that is required. And it is not just required for you homeopath. It is required for each and every individual. We very frequently in our society come to know that many parents complain कि बच्चा मेरी सुनता नहीं है. क्यों सुनेगा भाई? तुमने सुना है पहले बच्चे का? और जिस दिन तुम बच्चे के सुनने लगोगे, तुमको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बच्चा मेरा सुनता नहीं है, बिकॉज हर कोई सुनाना चाह रहा है. बात हुई नहीं कि सजेशन देना चाह रहा है. Many times in your social affair, many people have many type of complaint. और वो कभी आपके पास सपोज कर लो आए और आपसे अपने कोई दुख बता रहा हो और वो मुंह खोले नहीं, आप बोला अरे ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये ठीक हो जाएगा. आप तो अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझ लिए, बट दैट इज नॉट गुड फॉर हिम. आप पहले उसको खाली होने दो. वो एक्चुअली आपके पास वो सजेशन के लिए नहीं आया है. बाहरी तौर से दिखता है कि वो आपके पास सजेशन के लिए आया है, वो आपके पास खाली होने आया है. और आप कुछ मत सुनना ना, इसी को बोलते हैं जब वो खाली कर रहा हो. कि आर्ट ऑफ लिसनिंग का एक पार्ट होता है, एक होता है एक्टिव लिसनिंग, वन इज कॉल्ड पैसिव लिसनिंग. सुन दोनों में रहे. एक्टिव लिसनिंग क्या होता है कि कहने वाला हमेशा ये फील करता है कि हमको सुना जा रहा है. उसको ऐसा नहीं लगता कि हम कहे जा रहे हैं और अगला कहीं जा रहा है. दैट इज कॉल्ड ए पार्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग. एंड आई एम श्योर 80% of such people, those who come to certain type of emotional solution, they all know the solution. They need someone to describe, to disclose. उसको किसी कंधे की जरूरत होती है कि जिसके सर पे थोड़ा सा वो रो सके. और जिस दिन आप ये अलाउ कर देते हो विद इस एफर्मेशन के साथ, जिसको हम कहते हैं आर्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग, तो उसका ऑलमोस्ट समाधान हो जाता है. और उसके बाद अगर आप सॉल्यूशन कुछ दोगे ना, तो उसका एक्सेप्टेंस होता है.
पहले जैसे आपने सुनने से पहले सजेशन दे दिया, उसी तरह वो भी उसको बगैर एक्सेप्ट किए सुन लेगा। और नतीजा क्या होता है, न इधर फायदा हुआ न उधर फायदा हुआ। अपने ही क्लिनिक पे में भी हमें स्पेसिफिक नहीं करना चाहिए, बहुत सारे ऐसे पेशेंट स्पेशली इन ओल्ड एज, बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बेटी यूएस सेटल हो गई, बेटा यूके सेटल हो गया, और हस्बैंड वाइफ यहाँ अनसेटल हो रहे हैं। एक की प्रॉब्लम हो गई या एक अगर किसी वजह से नहीं रहा, अब इतने 100-125 करोड़ वाले कंट्री में अकेलापन किसको कहते हैं ना, वो उससे पूछो जिससे कोई पूछने वाला नहीं है, जिसको कोई सुनने वाला नहीं है। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट आपके पास आते हैं दवाई लेने के लिए, बट एक्चुअली वो आते हैं अपना जस्ट दुख दर्द सुनाने के लिए। और हमेशा याद रखना, वैसे पेशेंट आए तो उनको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दिया, ये उसका इलाज है, दवाई बाद में सेकेंडरी है। इफ़ यू आर प्रिस्क्राइबिंग बेस्ट रेमेडी देन ऑल्सो इट इज़ गुड, बट जस्ट लिसन देम प्रॉपर्ली। और वहाँ पे अगर आप एक्टिव लिसनिंग का एक्सप्रेशन शो करते हो, दैट विल बी द बेस्ट रेमेडी फॉर यू। So art of listening is one of the most initial thing that is required. साइकोलॉजी में देखोगे, ये मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी है कि इफ यू हैव नो बुक टू स्टडी आर्ट ऑफ लिसनिंग, इफ यू हैव नो बुक, you just go and observe certain children below 3 years of age and just observe them how they interact with you, and they are the best teacher for art of listening. Just observe the children 3 years, 4 years, 5 years and up to that age group. When they start talking, learn how they observe and they will guide you how to listen.